नमस्कार किसान भाइयों, स्वदेश कृषि के YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि अब गेहूं की फसल 60 से 70 दिन की अवस्था में प्रवेश कर चुकी है, तब अनेक किसानों के मन में असमंजस होता है कि वह सिंचाई को किस प्रकार से सुनिश्चित करें। साथ ही में फसल के पोषण प्रबंधन के लिए जब वे बाजार जाते हैं तब उन्हें कई प्रकार के विकल्प उपलब्ध होते हैं और वह इस असमंजस में होते हैं कि वह किन चीज़ों का प्रयोग करे, किन चीज़ों को छोड़ दे। तब इस बारे में व्यवस्थित जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ में कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर जैनेंद्र कुमार कनौजिया जी साथ में हैं। आइए उनसे जानते हैं कृषकों के लिए सबसे लाभदायी स्थितियां क्या हो सकती है। किसान भाइयों नमस्कार। मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत ही अच्छे विषय को लेकर आज हम किसानों के बीच में हैं। किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं गेहूं हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण फसल है। ये हमारे खाद्यान्न का एक प्रमुख आ, इसको इस फसल को माना जाता है, और ना कि खाद्यान्न की दृष्टिकोण से बल्कि हमारे किसानों की आमदनी के दृष्टिकोण से भी अगर हम देखें तो ये एक बहुत सुरक्षित फसल मानी जाती है। इस फसल से जो लक्षित हमारा उत्पादन है उसको प्राप्त करने के लिए हमारे किसान भाई कई बार बहुत सारे प्रयोग भी करते रहते हैं, और उन सारे प्रयोगों में कई बार किसान भाई हमारे इतनी गलतियां कर लेते हैं कि जहां उनका उत्पादन 25 से 30 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आना चाहिए, वो घट के लगभग 20-22 कुंटल रह जाता है। यदि उत्पादन उनको मिल भी गया तो उत्पादन की लागत इतनी अधिक वो कर लेते हैं कि जो उनका लाभ वास्तविक हमारे किसान भाइयों को मिलना चाहिए उससे वो वंचित रह जाते हैं। गलतियां कहाँ होती है? अभी खासतौर से जबकि फसल 50 दिन, 60 दिन, 70 दिन इस तरीके से हमारी फसल के इस दौर से अभी गुजर रही है, कई बार ये देखने में आता है कि किसानों के पानी की उपलब्धता होती है तो वो बहुत जल्दी जल्दी से अपने खेतों में सिंचाई कर देते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि मौसम में तापमान में भारी गिरावट होती है, जिसके चलते पानी की जो अंतराल है वो 20 दिन या उससे 25 दिन का रहना चाहिए, बजाय उसके हमारे किसान भाई 15 दिनों के अंतराल पर गेहूं की फसल में इस अवस्था तक 60 दिन की अवस्था तक 3 से 4 सिंचाई कर चुके होते हैं, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अधिक नमी कैसे हमारी फसल को नुकसान पहुंचाती है, तो मैं आप समझाने का प्रयास करूंगा। कई किसान भाइयों के ऐसे सवाल भी आते हैं कि साहब हमारी फसल 40 दिन की हो गई है और वो नीचे से पीली पड़ रही है। तो किसान भाइयों, ये जो पीलापन है खास तौर से जब तापमान में कमी होगी और खेत में अगर अधिक नमी होगी, ऐसी स्थिति में हमारा जो नत्रजन पोषक है वो फसल हमारी ठीक से नहीं ले पाती है या उसकी उपलब्धता उतनी नहीं रह जाती है, परिणाम स्वरूप फसल पीली पड़ती है। और जैसे ही पीली पत्तियां नीचे की अगर पड़ती हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उससे बाधित होती है, मतलब कमजोर पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप गेहूं से जो हमको मिलने वाला उत्पादन है उसमें कमी आती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम हमारे पास उपलब्ध जो सिंचाई है उसका समुचित उपयोग करें और मौसम की परिस्थितियों को भी थोड़ा हम देखें। यदि तापमान में भारी कमी है तो हम थोड़े से अपने अंतराल को बढ़ा दें। और दूसरा ये है कि पानी का भी जो उपयोग है बेहतर ये होगा। यहाँ पर मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि गेहूं जैसी फसल में हमारे किसान भाई एक समान सिंचाई करने के लिए अधिक से अधिक स्प्रिंकलर सिंचाई का विधि का वो उपयोग करें, जिससे कि फसल में कितनी मात्रा में पानी देना है, पानी का भराव कहीं पर नहीं होने देना है, तो ये एक हमारे लिए उपयुक्त विधि है। तो खास तौर से जो मुद्दा है कि फसल में जो पीलापन है वो अधिक नमी के कारण भी संभावित होता है, और उससे हमको हमारी फसल को बचाना है। पीलापन न केवल नत्रजन को रोकता है बल्कि हमारी फसल के पौधों के जो समग्र विकास है उसमें बाधा पहुंचाता है। दूसरी जो ये देखने में आता है कि किसान भाई हमारे खड़ी फसल में 3 बोरी 4 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का उपयोग करते हैं। तो किसान भाइयों, कदापि ऐसा नहीं करना है। आमतौर पर नत्रजनधारी उर्वरक का उपयोग बेशक गेहूं की फसल में अनुशंसित है। अनुशंसा के अनुसार जो वैज्ञानिकों की अनुशंसा है कि खड़ी फसल में सिंचित अवस्था में गेहूं की फसल में हमें 2 बैग यूरिया का उपयोग करना, जो 45 किलो का बैग आता है। पहला उपयोग 20 से 25 दिन की अवस्था पर जब पहली हम सिंचाई करते हैं, और दूसरा जो उपयोग है हम 40 से 45 दिनों की अवस्था पर जबकि हम दूसरी सिंचाई देते हैं। इसके अतिरिक्त गेहूं की फसल को यूरिया की आवश्यकता नहीं रह जाती। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में फसल हमारी स्ट्रेस में आई हुई है, अगर ऐसी कुछ परिस्थितियां बनती हैं तो हम हल्की यूरिया के उपयोग की
सिफारिश करते हैं। तो यहाँ में ध्यान रखने की बात है, हमें अनावश्यक जो हम अधिक यूरिया उपयोग करते हैं उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं। एक तो सबसे पहला तो दुष्परिणाम यही है कि हम अनावश्यक अपने पैसे को व्यर्थ कर देते हैं। दूसरा इसका नुकसान ये है कि जहां पर भी अधिक मात्रा में नाइट्रोजन की उपलब्धता फसल को होगी तो उसकी वानस्पतिक वृद्धि अधिक होगी, फसल हमारी कमजोर होगी, लंबवत वृद्धि उसकी अधिक होने से उसके आड़े गिरने की, मतलब जब बालियां आती हैं, जब दाना उसमें बनता है तो हल्का सा भी हवा का झोंका अगर लगता है तो फसल हमारी आड़ी हो जाने की संभावना रह जाती। तो ये उसके दुष्परिणाम है। एक तरफ से हमने पैसा भी ज्यादा लगा दिया और दूसरा हमारी फसल को भी हमने कमजोर कर लिया। इसलिए जो अनुशंसित मात्रा है हमको उसी का उपयोग करना है। तीसरी यह महत्वपूर्ण बात है, इस अवस्था में खरपतवार नाशक दवाइयों का भी उपयोग कई बार किसान भाइयों के द्वारा होते हुए देखा गया है। किसान भाइयों, गेहूं के फसल में अधिकतम 40 दिन की जो हम दूसरी हमारी जो सिंचाई होती है उस अवस्था में ही हमको जो हमारे अनुशंसित खरपतवार नाशक है उनका उपयोग कर लेना है। एक बात ये भी हमें ध्यान रखना, कई बार ये देखने में आता है कि किसान भाई कई प्रकार के खरपतवार नाशक दवाइयों का स्वयं मिश्रण बनाकर उनका उपयोग करते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। जो अनुशंसित खरपतवार नाशक दवाइयां हैं उन्हीं का उपयोग आपको करना है, चाहे आप मेटसल्फ्यूरान, क्लोडिनोफाप, 2,4-D या जो सल्फोसल्फ्यूरान, जो हमारी गेहूं की फसल के लिए अनुशंसित खरपतवार नाशक दवाइयां हैं और जिस अवस्था पर उनके उपयोग की सिफारिश की गई है उसी अवस्था पर हमको उनका उपयोग कर लेना चाहिए, जिससे कि हम लंबे समय तक, मतलब 40 दिन या उसके उपरांत भी अगर खरपतवार नाशक दवा का उपयोग कर रहे हैं तो उससे हमारी फसल में हल्का जो पीलापन आता है या जो समय और लगता है, तब तक हमारी फसल को खरपतवारों से काफी कुछ नुकसान हो चुका होता है। और दूसरी बात यह है कि जब खरपतवार बड़े हो जाते हैं तो वो पूरी तरीके से नष्ट भी नहीं हो पाते। तो यहाँ पर किसान भाइयों को यह समझने की आवश्यकता है कि सही समय पर ही हम खरपतवार नाशक दवाइयों का उपयोग कर लें, जिससे कि खरपतवार नाशक दवा के जो हल्के से साइड इफेक्ट गेहूं पर भी आते हैं उससे हमारी फसल सुरक्षित रहे और किसी भी प्रकार से उत्पादन में कोई गिरावट ना हो। हाँ, यहाँ एक और बात है, कई बार ये देखने में आता है कि गेहूं की फसल हमारी पीली या किसी अन्य कारण से होती है, बीज अच्छा नहीं है या हमने संतुलित मात्रा में उर्वरकों का उपयोग नहीं किया है, यूरिया का अधिक या कम उपयोग हमने खड़ी फसल में कर दिया है, फसल किन्हीं कारणों से या मौसम की विपरीत परिस्थितियों के चलते फसल कुछ गड़बड़ हुई है। कई बार इन सब परिस्थितियों में किसान हमारे PGR मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के उपयोग की सिफारिश हमारे दुकानदार किसानों को कर देते हैं, जबकि फसल की इस अवस्था में जब 60, 70, 80 दिन की हो, किसी भी प्रकार के PGR कोई प्रभावी उपाय गेहूं के सुधार के लिए नहीं होते हैं। PGR में जैसे अगर हम बात करें जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बाजार में है उनमें खासतौर से माइक्रोराइजा ही अगर हम ले लें तो कई बार दुकानदार 60-70 दिनों की अवस्था में भी माइक्रोराइजा के उपयोग की बात कर देते हैं, या बायो फर्टिलाइजर NPK जो कंसोर्टियम आता है उसके छिड़काव की सलाह दे देते हैं। इनके उपयोग से फसल की इस अवस्था में किसी विशेष लाभ की हमारे किसान भाइयों को संभावना नहीं रहती है। तो ये कुछ बातें हैं किसान भाइयों जिनको हमें ध्यान में रखना है। एक तो नियमित अंतराल पर ही उचित नमी ही बनाए रखना है, आवश्यकता से अधिक सिंचाई नहीं करना है, आवश्यकता से अधिक यूरिया का उपयोग कदापि हमको हमारी फसल की इस अवस्था पर नहीं करना है। तीसरा, खरपतवारों का जो नियंत्रण है, प्रबंधन है, वो हमें उचित समय पर ही कर देना है और किसी भी प्रकार के PGR या माइक्रोराइजा जैसे उर्वरकों का उपयोग फसल की इस अवस्था पर नहीं करना है। ये अनावश्यक हमारा खर्च बढ़ाने वाले चीजें हैं। हमें जो अनुशंसित मात्रा है और फसल की इस अवस्था में खास तौर से अगर कोई कमी दिखाई भी दे रही है, जब फसल 60 से 70 दिन की अवस्था में गभोट की अवस्था में आती है, तो फसल को और बेहतर बनाने के लिए जो करना है उसमें मुख्य रूप से NPK 05234 जो कि जल विलेय उर्वरक है, इसकी 1 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के मान से हम अपनी फसल में छिड़काव करें और फसल में बेहतर मजबूती लाने के लिए बोरान जैसे पोषक तत्व
का भी हम छिड़काव 200 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से गेहूं की फसल में कर सकते हैं। इसके करने से न केवल फसल की उपज में बढ़ोतरी होती है, फसल को मजबूती मिलती है, बल्कि उसकी गुणवत्ता में भी सुधार होता है। तो किसान भाइयों, गेहूं फसल की इस अवस्था में आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नई जानकारी के साथ। नमस्कार। नमस्कार।